आज हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। प्रकाश का डिफ्रैक्शन, हिंदी में शायद उसको विवर्तन बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। एक ये नुकीला शार्प एज है, जैसे आप कह सकते हैं नाइफ, चाकू होता है ना, तो चाकू का जो धार पतला कर देते तो वो कैसे शार्प हो जाता है। और ये हमारा स्क्रीन है। ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है। देखिए जब किसी सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में कोई नाइफ से शार्प एज नुकीला एज है, शार्प एज रख देते हैं, तो यहां से क्या होता है, नियमतः अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो हमें इसके नीचे अंधकार देखना चाहिए, क्योंकि प्रकाश तो ऐसे रुक गया ना, अंधकार दिखना चाहिए। और ऊपर हमको लाइटेड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए लाइटेड ना। ये लाइटेड है हमारा, ऐसा आपको दिखने पर दिखेगा भी कि ये लाइटेड है। लेकिन जब आप इसके नीचे आइएगा और बारीकी से देखिएगा ध्यान से, तो इसके नीचे भी लाइट प्रेजेंट मिलेगा, लेकिन लाइट का इंटेंसिटी धीरे धीरे, यानी यहां से नीचे भी, ये है हमारा रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो का ये क्षेत्र है, रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। अब जब इसको बारीकी से देखिएगा तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके नीचे आपको लाइट प्रेजेंट तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी घटता। तो इस घटना को देखने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है, वो किसी शार्प एज के अबाउट वहां से वो बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। शार्प कैसे क्या होता है, बेंड कर जाता है। और जब आप उसको और मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह से देखिएगा तो इसमें आपको ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस तरह से इंटरफ्रेंस वाला घटना, फ्रिंज फ्रिंज सब दिखेगा इसमें, बारीकी से दिखेगा तो। और धीरे 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 बाद में एक समान जैसा लिपाया पता नजर आएगा, लेकिन आपको नजदीक में दिखेगा तो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज नजर आएगा। यानी स्पष्ट ये हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है, शार्प एज से मुड़ जाती है, और इसी घटना को डिफ्रैक्शन है। न्यूटन का जो सिद्धांत था पार्टिकल नेचर, उस पार्टिकल के हिसाब से अगर यहाँ से एक पार्टिकल को ढेला फेंके, ढेला तो सीधा चलना चाहिए, तो यहाँ से नहीं मुड़ना चाहिए ना। लेकिन यहाँ नीचे मुड़ जा रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करके वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और एक शार्प एज से बेंड कर जा रहा है। तो इस सब घटनाओं को न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तभी हाइजन, क्या नाम है इसका, वेव थ्योरी का, हाइजन। तब हाइजन का जो थ्योरी था वो प्रबल हुआ, प्रभावी हुआ, हाइजन के विचार को मान्यता मिला। इस घटना को जब न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइजन अपने थ्योरी से एक्सप्लेन किया। इसीलिए हाइजन का थ्योरी बाद में मान्य हो गया, वेव थ्योरी ज्यादा मान्य हो गया। वेव थ्योरी ने लाइट को लोग वेव मानने लगा। पार्टिकल थ्योरी से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, सबको तो प्रूव कर दिया, लेकिन ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है या ये जो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बन रहा है, इसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस होना, इंटरफ्रेंस हो रहा है, इस सब घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, यहां इसी बात को लिखते हैं। When a monochromatic source of light placed behind the placed in front of a screen
of a screen and a sharp edge object is placed between them, then we find that light is present below the line joining source to sharp edge यानी क्या लिखा है जरा देख लेते चेक करके। when a monochromatic source, monochromatic एक कलर वाला of light placed in front of a screen, इसके स्क्रीन के सामने रख देते हैं, and a sharp edge object, कोई नुकीला वस्तु is placed between them, then we find, तो हम पाते हैं that light is present below the line, उस लाइन के नीचे, joining source to sharp edge object. It means light does not travel in a straight line, but it bends around a corner. कॉर्नर से क्या होता है, जब और मुड़ जाता है, इट बेंड राउंड अ कॉर्नर. दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसी घटना को प्रकाश का डिफ्रैक्शन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और भी ये तो हमारा एक एग्जांपल था, और भी एग्जांपल हम दिखाते हैं. फिगर 1 था हमारा. दूसरा देखिए, एक कॉइन है, सिक्का है, छोटा सा स्मॉल कॉइन. यहां पर स्क्रीन रख लें और दोनों का सेंटर कॉन्साइड कर रहा है. ये सेंटर, ये यहां सोर्स. यहां पर आप देखिएगा कि जब सोर्स और स्क्रीन के बीच में एक हम कॉइन प्लेस कर देते हैं. कॉइन भी रख सकते हैं, उसके बाद एक कार्डबोर्ड में होल करके भी रख सकते हैं. तो कॉइन जब हम रख देते हैं तो हम पाते क्या है कि ऊपर ब्राइट डार्क ये अल्टरनेट रिंग्स बनता है और उसके बाद जाकर के एक समान लाइट हमको मिलने लगता है. हाँ, ये भी हो सकता है कि ऊपर डार्क या ब्राइट कुछ भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है कॉइन का पोजीशन सोर्स और स्क्रीन के बीच में कहाँ है. मैं इसको आगे पीछे खसकाने पर वो बदल भी सकता है. हो सकता है कि ऊपर आपको अभी डार्क दिख रहा हो, लेकिन आप इस कॉइन को थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ आने पर हो सकता है कि ये चमकीला दिख रहा हो. क्योंकि वो क्या रहा कि जब ये प्रकाश यहाँ से चलता है ना, यहाँ से मुड़ता भी है, यहाँ से मुड़ता भी है. और दो में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस का घटना होता है. इंटरफेरेंस होता है तो नहीं होता है. तो इंटरफेरेंस का घटना होता है. इसके चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ रिंग है, मतलब कॉइन है, तो चारों तरफ से लाइट ऐसे जा सकता है. तो एक रिंग जैसा बनेगा. तो सेंटर पर ब्राइट या डार्क कुछ भी हो सकता है. और उसके चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कि अगर डार्क रिंग है, उसको बार ब्राइट फिर डार्क ऐसे अल्टरनेट करके बनता है. तो ये सब जो घटनाएं घट रही है, इस सब को पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका. ये सब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ. और ये सब जो घटना जो घट रहा है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन की घटना.
यहाँ पर भी कॉइन में एक शार्प एज है जिससे प्रकाश बेंड कर जा रहा है, और शार्प एज जो बेंड कर जाता है इसको तो हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी हम लिखे ना कि इट मींस लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बट इट बेंड्स राउंड अ कॉर्नर, कॉर्नर से मुड़ जाता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखा क्या गया, देखिए सपोज ये एग्जाम्पल 2 है हमारा, एग्जाम्पल 2 है। सपोज अ कॉइन इज प्लेस्ड बिटवीन सोर्स एंड कार्डबोर्ड एज shown in figure, then we find that at O alternately bright and dark rings are formed एट हो गया अराउंड ओ के चारों, अराउंड ओ के चारों अल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज डार्क रिंग्स आर फॉर्म्ड। ओ may be bright or dark, depends on position of coin between source and screen, depend on position of coin between source दिखाई नहीं देगा एंड स्क्रीन, देखते हैं दिखाई देगा यहाँ पे एंड स्क्रीन। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इस कॉइन के चारों तरफ जो शार्प एज है उसके बाद प्रकाश बेंड कर रहा है और इंटरफ्रेंस की घटना यहां हो रही है, इसीलिए ब्राइट का डार्क रिंग बन रहा है। लेकिन लाइट जो मुड़ रहा है वो है डिफ्रैक्शन। अब दो कोहेरेंट सोर्स से जो वेव चलने वाला वेव जब एक दूसरे से मिक्सअप होता है तो इंटरफ्रेंस तो होता ही है, और इंटरफ्रेंस होने की वजह से यहाँ पर ब्राइट या डार्क रिंग आपको जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है। लेकिन ये जो मुड़ा प्रकाश ऐसा जो मिला, करंट सोर्स मिला, वो जो है वो डिफ्रैक्शन है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा सा चक्कर करना चाह रहे थे। एंड स्क्रीन पहले आप इसमें लिखिए, हो गया हो तो यहां देखिए, तो जैसा कि हमने कहा अभी कि जब हम कॉइन को सोर्स के और स्क्रीन के बीच में रख देंगे, यहां देखिएगा ध्यान से, ये जो सोर्स है वो ये जो कॉइन है उसके एक्सिस पर है, देख रहे हैं ना, उसके एक्सिस पर है। तो उस कंडीशन में ओ के अराउंड हमें अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क रिंग्स मिलेगा, और ओ पॉइंट पर ब्राइट या डार्क क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कॉइन का पोजीशन सोर्स और स्क्रीन के बीच में क्या है, यानी बदलने पर वो बदलते रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस दोनों एग्जांपल्स में कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलकर एक शार्प एज से बेंड कर जा रही है, और इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। यानी हम यहाँ पर इस बात को एक लाइन लिख देते हैं, एंड स्क्रीन इन दिस experiment we see that, देखते हैं कि light does not travels over a straight line path,
that is it bend around a corner. This phenomenon was explained by Huygens on the basis of wave theory. This phenomenon around the corner, this is called diffraction of light. These phenomenons यहाँ पर phenomenons में आप कह सकते हैं, नाम देते हैं इंटरफेरेंस कॉमा डिफ्रैक्शन, are not explained on the basis of particle theory. And hence wave theory, हम ये लिखना चाह रहे हैं कि वेव थ्योरी प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हो गया, एंड हेंस वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, ऐसे भी देते हैं पार्टिकल, these phenomena are only explained on the basis of wave theory. तो अभी हम डिफ्रैक्शन के बारे में देख रहे थे। इस डिफ्रैक्शन के फिनोमेनन को दो वैज्ञानिक ने बहुत विस्तार से अध्ययन किया और इस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर बहुत सारा कंक्लूजन्स बताया या दिया। उसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक फ्रेस्नेल का और एक फ्रॉनहोफर का। बहुत ही मतलब फिजिक्स में एक बहुत ऐतिहासिक घटना है कि फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर दोनों बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कि इस पर काम किया, डिफ्रैक्शन के फिनोमेनन पर, और ये दोनों बहुत कम समय तक जिंदा रहे। मात्र हमें लगता है कि 37 या 39 ईयर्स में ही दोनों मर गए। दोनों का जन्म एक साल के आगे पीछे हुआ और दोनों एक साल के आगे पीछे मर गए। हम आपको लाइन पढ़कर सुनाते हैं जो एस सी ब्रह्म में लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता है। एस सी ब्रह्म की किताब में आप पेज नंबर 371 में पढ़कर देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखता है कि इट इज ए कॉन्सिडेंस या कोइंसिडेंस कह सकते हैं, कोइंसिडेंस दैट द टू ग्रेट फिजिसिस्ट Fraunhofer and Fresnel's investigating diffraction phenomenon lived a short life of equal number of years. दोनों बराबर समय तक जिंदा रहा और दोनों के बारे में हम आपको बता भी दें कि किसका कब जन्म हुआ। फ्रॉनहोफर का जो जन्म हुआ वो 1787 में और 1826 में मर गया, और दूसरा जो फ्रेस्नेल है उनका जन्म हुआ है 1788 में, उसके एक साल बाद, और उसके एक साल बाद 1827 में मर गया। अब देख रहे हैं कि दोनों बहुत कम समय तक जिंदा रहा। तो ये डिफ्रैक्शन, पता नहीं डिफ्रैक्शन के फिनोमेनन में ऐसा दिक्कत था कि उन लोगों में ऐसा दिक्कत था, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग के साथ क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी। तो देखिए फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर दोनों के अध्ययन में क्या अंतर है हम लोग वो देखने जा रहे हैं। फ्रेस्नेल के स्टडी में ये है कि सोर्स और स्क्रीन के बीच का दूरी जो है वो जो फाइनाइट होगा तो वो फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रेस्नेल के क्लास मतलब यहाँ कैटेगरी में बांटना कि इस कैटेगरी का उस कैटेगरी का। तो फ्रेस्नेल की कैटेगरी का जो स्टडी है उसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच का दूरी फाइनाइट होगा, और फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन जो है उसमें सोर्स और स्क्रीन के बीच का दूरी इनफाइनाइट होता है। दोनों में एक बेसिक अंतर है दोनों के अध्ययन में। तो यहाँ बारी बारी इस पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होगा,
separation between source and screen is finite, then this class of diffraction is called Fresnel class diffraction. और यहीं पर अगर सोर्स और स्क्रीन के बीच का दूरी इनफाइनाइट हो जाए if हेडिंग मानते हैं Fraunhofer HOFER Fraunhofer क्लास डिफरेंस। इसमें क्या होगा, if separation between source and screen is infinite, उसमें finite लिखे है ना, infinite, then such class of diffraction is called Fraunhofer class diffraction। ठीक है, तो हम लोग को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में बुक में चर्चा किया हुआ है, और वो फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन ही हम लोग को पढ़ना है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ना, थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, काफी समय लगेगा, और हम यही सलाह भी देंगे आप सब लोगों को, जो लोग इसको देख रहे हैं, समझ लीजिए, सीख लीजिए, लेकिन एग्जाम में उस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के फिनोमेनन को पूछे भी तो उसके अथवा में लिखिएगा, वो नहीं लिखिएगा। लेकिन अगर आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं, आपके पास समय है, तब आप लिखिएगा, क्योंकि इसमें उसको अच्छे से पढ़ने के लिए काफी डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, जो मैं आपको बताऊंगा। बुक सब में आपको बहुत शॉर्टकट में दिया रहेगा, लेकिन हम उसके पूरे फिनोमेनन को एक्सप्लेन करेंगे। आज रहने देते हैं, बहुत लेट हो गया। कल हम लोग शुरू से देखेंगे उसको और एंड कर लेंगे।